Boys and girls, ladies and gentlemen, welcome to धर्मक्षेत्र। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में हम सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस पढ़ रहे हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस का ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस पढ़ा था। आज हम एग्जीक्यूटिव रिलेशंस पढ़ेंगे, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस भी कहते हैं। अगर आपने पिछला क्लास नहीं किया है तो जा करके देख के आइए, क्योंकि लेजिस्लेटिव रिलेशंस सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है एंड साथ ही साथ आपके एग्जीक्यूटिव रिलेशंस का बेसिस बनाते हैं, राइट? तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो व्हेन इट कम्स टू सेंटर स्टेट रिलेशंस, इसको हम तीन हेड्स में पढ़ते हैं। वी हैव लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जिसको एग्जीक्यूटिव रिलेशंस भी कहते हैं, एंड थर्डली फाइनेंशियल रिलेशंस। ठंड है, हाथ काम नहीं कर रहा है, तो काइंडली मैनेज। लेजिस्लेटिव रिलेशंस को हमने पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को कवर करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम फाइनेंशियल रिलेशंस को देखेंगे। इसके बाद हम इंटरस्टेट रिलेशंस एक क्लास में लेंगे एंड इमरजेंसी प्रोविजंस में नेशनल इमरजेंसी को अलग से देखेंगे एंड प्रेसिडेंट रूल 356 एंड 360 को एक साथ देख लेंगे। तो जो सबसे नेग्लेक्टेड पोर्शन है हमने वहां से स्टार्ट किया है, और दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स फॉर योर एग्जाम। लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पाते हैं, सो यू कैन फॉलो दिस क्लासेस। नोट्स बनाइएगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके मत रह जाइएगा, नोट्स बनाइएगा एंड नोट्स बनाने के बाद जा करके लक्ष्मीकांत पढ़िएगा। हम यहाँ पे लक्ष्मीकांत डायरेक्टली नहीं खोल के आपको पढ़ा सकते, ये अलग चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि कॉपीराइट्स के इशू है। तो हमें अपने मेमोरी के बेसिस पे, और सामने हमने रेफरेंस के लिए रखा हुआ है कि फ्लो में कुछ छूटा तो हम देख ले, बट हम यहाँ पे पीडीएफ खोल के नहीं पढ़ा सकते हैं। सो ये क्लासेस आपके लक्ष्मीकांत के बेसिस पे ही है, बट हम टाइटल भी नहीं यूज कर सकते लक्ष्मीकांत क्लासेस। एंड आप इनको फॉलो करके नोट्स बनाना आपको बकायदे, अदरवाइज हेल्पफुल नहीं होंगी। नोट्स बना करके जा करके जो पोर्शन पढ़ाया जा रहा है, अगर आप उसको दोबारा वहां से पढ़ लेंगे ना, चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फ्यूचर में आप फॉलोअप के लिए अगेन ये क्लासेस रेफर कर सकते हैं। सो आज हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और एग्जीक्यूटिव रिलेशंस। तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट एंड कौन कौन से आर्टिकल है जो सेंटर और स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से डील करते हैं। तो पार्ट की बात करें तो पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा पार्ट है? पार्ट 11। कहां से कहां तक, कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 256 टू 263। कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 256 टू 263 ये आपके सेंटर और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से डील करते हैं। ये ब्रीफ इनके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको हम अभी डिस्कशन में उनके सारे जो भी कंटेंट मटेरियल है उनको इंक्लूड कर लेंगे। सबसे पहले हेडिंग जो है, जो आपको जाननी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, सबसे पहले इसको हमें देखना है। क्या पैटर्न है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के लिए अंदर? हम सबसे पहले देखेंगे कि सेंटर स्टेट में किस तरह से एग्जीक्यूटिव पावर का ये क्लियर है, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम ध्यान से देखें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को, तो हम पाते हैं कि जिस तरह से लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सेंटर और स्टेट में, उन्हीं लाइंस पे हमारा एग्जीक्यूटिव पावर्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यानी एग्जीक्यूटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा पैटर्न फॉलो करता है? लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है ये? जैसे कि अब लेजिस्लेटिव पावर में जैसे यूनियन पार्लियामेंट टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए या किसी भी पार्ट के लिए लॉ बना सकती है, उसी तरह से यूनियन गवर्नमेंट टेरिटरी ऑफ इंडिया या फिर इसके किसी पार्ट में एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज कर सकती है। तो जिस तरह से टेरिटोरियल पावर यूनियन पार्लियामेंट का है व्हेन इट कम्स टू पावर ऑफ लेजिस्लेशन, सिमिलरली उसी तरह से टेरिटोरियल पावर यूनियन गवर्नमेंट का है व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिव पावर।
सिमिलरली जिस तरह से स्टेट लेजिस्लेचर अपने स्टेट की टेरिटरी के लिए लॉ बना सकती है, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज कर सकती है। ये क्लियर है? ओके तो टेरिटरी के कंसेप्ट हमने समझ लिया टेरिटरी वाइज। अब लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, लेजिस्लेटिव पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हमने देखा था 3 लिस्ट थे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। एंड हमने कहा था कि यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है लेजिस्लेट करने का, यानी लिस्ट 1 में पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। तो सेम गोज फॉर एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे, सेंट्रल लिस्ट या फिर लिस्ट 1 के किसी भी सब्जेक्ट पे एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास है। जिस तरह से सेंट्रल लिस्ट या फिर लिस्ट 1 के किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बनाने का, लेजिस्लेशन करने का राइट किसके पास है? एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास है। उसी तरह से सेंट्रल लिस्ट या फिर लिस्ट 1 के किसी भी सब्जेक्ट पे एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास है। क्लियर है? दूसरा, यूनियन गवर्नमेंट के पास एक और एग्जीक्यूटिव पावर है। यूनियन, मान लीजिए कोई ट्रीटी होती है या कोई एग्रीमेंट होता है या फिर कोई कोवेनेंट साइन होता है, और इससे, इस ट्रीटी, इस एग्रीमेंट, इस कोवेनेंट से यूनियन गवर्नमेंट पे कोई राइट कॉन्फर होता है, यूनियन गवर्नमेंट पे कोई राइट कॉन्फर होता है, तो इस राइट के एक्सरसाइज में यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या है? एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव पावर है। तो यूनियन गवर्नमेंट के पास 2 एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव पावर हो गए। व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ यूनियन लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट या फिर लिस्ट 1, यूनियन गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव पावर है। एंड अगेन, अगर कोई ट्रीटी, कोई एग्रीमेंट, कोई कोवेनेंट जो कि यूनियन गवर्नमेंट पे राइट्स कॉन्फर करती है, उस राइट के एक्सरसाइज में यूनियन गवर्नमेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर होगी। अब आइए, व्हेन इट कम्स टू स्टेट्स, जिस तरह से स्टेट्स के पास नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन होता है स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे, उसी तरह से स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव के पास एग्जीक्यूटिव पावर है। हमने कहा था कि एग्जीक्यूटिव पावर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लेजिस्लेटिव पावर को फॉलो करता है। तो जिस तरह से स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने का, उसी तरह से स्टेट लिस्ट या फिर लिस्ट 2 में स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव के पास एग्जीक्यूटिव पावर है एक्सक्लूसिवली। सो स्टेट्स के पास क्या है? स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे एग्जीक्यूटिव पावर है। क्लियर है? अब आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट पे। ऐसे मैटर्स जिस पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकती है, वो सारे मैटर्स किस में है? कंकरेंट लिस्ट में। अब कंकरेंट लिस्ट के मैटर्स पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकती है, लेकिन याद रखेंगे कि कंकरेंट लिस्ट के मैटर्स पे एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट्स के पास है। यानी अगर कंकरेंट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है एक्स, अब इस पे पार्लियामेंट ने भी लॉ बनाया, स्टेट ने भी लॉ बनाया, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट का लॉ पास करेगा, ओवरराइड करेगा, तो लॉ तो पार्लियामेंट बनाएगी, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? स्टेट्स करेंगे। क्लियर है ये? सो याद रखेंगे कि स्टेट कंकरेंट लिस्ट के मैटर्स पे नॉर्मली किसके पास है एग्जीक्यूटिव पावर? स्टेट्स के पास है, until and unless पार्लियामेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली डिवॉल्व करता है। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है कंकरेंट लिस्ट पे
और वहां पे कहती है कि इस लॉ का एग्जीक्यूशन यूनियन गवर्नमेंट करेगी, देन उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, उस पार्टिकुलर लॉ का एग्जीक्यूशन यूनियन गवर्नमेंट करेगी, अदरवाइज नॉर्मली स्टेट्स करेंगे। क्लियर है, ये याद रहेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ कह दिया है कि कॉन्करेंट लिस्ट के एक्स मैटर पे एग्जीक्यूशन यूनियन गवर्नमेंट करेगी, देन उस पार्टिकुलर मैटर का एग्जीक्यूशन यूनियन गवर्नमेंट करेगी, अदरवाइज कंकरेंट लिस्ट के सारे मैटर्स, चाहे उस पे स्टेट्स लॉ बनाए या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाए, कंकरेंट लिस्ट का एग्जीक्यूशन स्टेट्स करते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये आपका पीटी क्वेश्चन हो सकता है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स का एग्जीक्यूशन कौन करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। यूनियन सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट्स का एग्जीक्यूशन या फिर लिस्ट 1 का एग्जीक्यूशन कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट करेगी। एंड यूनियन गवर्नमेंट के पास एक और एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव पावर है कि अगर कोई ट्रीटी, एग्रीमेंट या फिर कोवेनेंट से यूनियन गवर्नमेंट के पास अगर एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव राइट दी गई है तो यूनियन गवर्नमेंट उस राइट को एक्सरसाइज करती है। सो ये हमने एक ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखा। अब हमने कहा कि कुछ एक्सेप्शंस के साथ जो एग्जीक्यूटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेजिस्लेटिव पावर को फॉलो करता है। तो अब हम उन्हीं एक्सेप्शंस को एक एक करके देखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्लिगेशन ऑफ सेंटर एंड द स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्लिगेशन। ये टेढ़ा हो गया ना। ऑब्लिगेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट। याद रखेंगे कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेटिव डोमेन में यूनियन गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी मेंटेन किया, जिसको हमने क्वासाई फेडरल स्ट्रक्चर भी कहा है, फेडरल सुप्रीमेसी भी कहा है, राइट? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। उसी तरह से जब एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात आती है, यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया है, याद रखेंगे, यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव पावर के डोमेन में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के डोमेन में यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंश्योर किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया अनरिस्ट्रिक्टेड एग्जीक्यूटिव पावर इंजॉय कर सके। क्लियर है ये? जिस तरह से हमने लेजिस्लेटिव डोमेन में यूनियन गवर्नमेंट की, यूनियन पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी देखी है, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंश्योर किया है कि यूनियन गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया अनरिस्ट्रिक्टेड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अनरिस्ट्रिक्टेड एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज कर पाए। और ये यूनियन गवर्नमेंट के लिए ये फैसिलिटेट किया गया है। एंड अगर ऐसा है तो स्टेट्स के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस लगाना पड़ेगा, कुछ लिमिटेशंस लगाने पड़ेंगे, कुछ जिम्मेदारियां देनी होंगी, कुछ बातें कहनी होंगी कि आपको ये करना है, कुछ बातें कहनी होंगी कि आपको नहीं करना है। और जब वो स्टेट्स फेल हो जाएंगे तो उनके ऊपर सैंक्शन भी होगा एंड उनको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो ये सारी बातें अभी हम देखेंगे इन फॉर्म ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स। बेसिकली ऑब्लिगेशन यहाँ पे स्टेट्स की ही है, ऑब्लिगेशन स्टेट्स की है। सेंटर का ऑब्लिगेशन यही है कि आपको स्टेट्स से ना कैरेट एंड स्टिक वाला वो प्ले करवाना है। अगर स्टेट्स आपकी बात मानने से फेल हो जाते हैं तो आप उनको पनिश कर दीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या ऑब्लिगेशन है यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन है कि आपको पनिश करना है स्टेट्स को वाया आर्टिकल 365 एंड इस 365 का कंसिक्वेंस है 356, अभी हम देखेंगे। एंड जो भी ऑब्लिगेशन आपको दिखता है स्टेट्स का, सारे ड्यूटीज है स्टेट्स के ऊपर। ठीक है, ये नटसेल है। क्लियर है? अब हम एक एक स्पेसिफिक देखेंगे। So when it comes to obligation of states, center
ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को कुछ डायरेक्शन दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि हर स्टेट अपने एग्जीक्यूटिव पावर इस तरह से एक्सरसाइज करे कि पहला, कि पार्लियामेंट का लॉ या फिर कोई लेजिस्लेशन है उसके कंप्लायंस में हो स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर, एंड दूसरा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पावर के एक्सरसाइज को ना ही तो इंपीड करे ना ही प्रेजुडिस करे। दो बातें हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन से दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट, the executive power of every state is to be exercised in such a manner to ensure compliance. पहला वर्ड क्या है इंपॉर्टेंट, to ensure compliance with existing parliamentary law in the state। यानी अगर स्टेट में कोई पार्लियामेंट की लॉ इंप्लीमेंट हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर एक्सरसाइज इसी तरह से करना है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग हो। क्लियर है। एंड दूसरा है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज टू बी एक्सरसाइज्ड इन सच अ मैनर दैट इट शुड नॉट impede, words are important, it should not impede or prejudice it should not impede or prejudice the exercise of executive power of the union in that state। समझ में आ रही है। the executive power of state is to be exercised in such a manner, इस तरह से एक्सरसाइज करना है कि आपकी एग्जीक्यूटिव पावर उस स्टेट में पार्लियामेंट्री लॉ के कंप्लायंस में हो। उस स्टेट में अगर कोई पार्लियामेंट का लॉ उस पर्टिकुलर मैटर में एक्टिव है तो आपको इस लॉ के हिसाब से अपना एक्सरसाइज करना है एग्जीक्यूटिव पावर। एंड दूसरा कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट टू बी एक्सरसाइज्ड इन सच अ वे टू नॉट impede और prejudice द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। उस स्टेट में यूनियन गवर्नमेंट अपने एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करे उसके रास्ते में स्टेट्स को नहीं आना है। टू नॉट impede और prejudice, स्टेट्स नहीं कह सकते कि यूनियन गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनको यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पावर के एक्सरसाइज के रास्ते में आना ही नहीं है। तो यहाँ पे उन पे क्या बोला गया, क्या नहीं करना है। दिस इज निगेटिव ऑब्लिगेशन। क्या नहीं करना है, टू नॉट impede और prejudice एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। और यहाँ पे क्या कहा गया, टू इन कंप्लायंस विद पार्लियामेंट्री लॉ इन दैट स्टेट। यहाँ पे कहा गया है कि क्या करना है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है कि आपको क्या करना है, पार्लियामेंट्री लॉ के हिसाब से अपने एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करना है। क्या नहीं करना है, यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है। यूनियन को ऐसी कोई बात नहीं कर देनी है, ऐसा कोई काम नहीं कर देना है कि उस स्टेट में यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पावर को, यूनियन गवर्नमेंट अगर एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करे उसके रास्ते में नहीं आना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस इज नेगेटिव ऑब्लिगेशन, दिस इज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। इसको जनरल ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड जनरल ऑब्लिगेशन एंड दिस इज कॉल्ड, जो नेगेटिव है, क्या नहीं करना है, स्पेसिफाई किया गया, स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन। तो ये हमने कहा था कि स्टेट्स के ऊपर ड्यूटी है, तो ये जो है स्टेट का ऑब्लिगेशन है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या ऑब्लिगेशन है, हमने देखा टॉपिक है ऑब्लिगेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स। हम अभी तक स्टेट्स का ही देख रहे हैं कि स्टेट्स के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है। तो ये स्टेट्स के ऊपर ये जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारे मसलों में एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकती है स्टेट्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है कि आपको किस तरह से अपने एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करना है, किस तरह से एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज नहीं करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है, यहाँ पे देखेंगे हम इन सारे मसलों में क्या आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या दे सकती है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट्स को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट्स को। और ये डायरेक्शंस आम नहीं है, ये डायरेक्शन खास है, ये डायरेक्शन कोएर्सिव है। कोएर्सिव मतलब पनिशमेंट,
तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन ये कैसे हैं, दे आर कोएर्सिव इन नेचर, दे आर कोएर्सिव इन नेचर। और ये कहाँ से आता है, आर्टिकल 365 पे चलिए, आर्टिकल 365 पे चलिए। आर्टिकल 365 कहता है कि whenever state governments fails to comply with, words are important, fails to comply with or to give effect to give effect to, आर्टिकल 365 क्या कहता है कि whenever a state government fails to comply with or give effect to any of the directions given by the central government, any of the directions given by the central government, then it would be lawful for the president, ये सिचुएशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिए हैं और इन डायरेक्शन का नेचर कोएर्सिव है, स्टेट गवर्नमेंट फेल कर गई है इन डायरेक्शन से कंप्लाई करने में या फिर इनको इफेक्ट देने में, तो अब आर्टिकल 365 कहता है कि नाउ इट वुड बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू अज्यूम दैट अ सिचुएशन हैज अरीजन दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैनॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दिए हैं और स्टेट गवर्नमेंट फेल कर जाती है किसी भी कारण से, उनके अपने जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं, डजंट मैटर, उनके अपने रीजंस हो सकते हैं, डजंट मैटर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर डायरेक्शंस दी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस, और स्टेट्स फेल कर जाते हैं, देन आर्टिकल 365 सेज व्हाट सेज दैट इट वुड बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट साहब आ गए, दैट इट वुड बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू अज्यूम क्या कि एक ऐसा सिचुएशन अराइज हो गया है कि अब स्टेट्स की गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर सकती है, एंड हियर कम्स आर्टिकल 356 एंड यू नो आर्टिकल 356 क्या है, प्रेसिडेंट रूल, एग्जीक्यूटिव को ओवरटेक कर लेना। सो दिस इज एंटायर सिनेरियो, ये पूरा सिचुएशन है। ये हमने जो पढ़ा ऑब्लिगेशन में दिख रही हूँ, हमने ये पढ़ा ऑब्लिगेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स, कुछ सेंटर के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, सारे ऑब्लिगेशन स्टेट्स के ऊपर है कि पहला तो आपको पार्लियामेंट के लॉ के हिसाब से चलना है, दूसरा आपको ऐसे नहीं चलना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के रास्ते में आ जाए, पॉजिटिव निगेटिव जनरल स्पेसिफिक, इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कह दिया, ये तो है ही, इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट्स को, क्लियर है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डायरेक्शंस दे सकती है, एनी, द वर्ड एनी इज इंपॉर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव एनी डायरेक्शन टू द स्टेट। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि ये जो डायरेक्शंस है ये आम डायरेक्शन नहीं है, ये हथौड़ा वाले हैं, ये खास हैं, इनका नेचर कोएर्सिव है, कोएर्सिव मतलब पनिशमेंट, कि अगर स्टेट्स, और ये कहाँ से आ रहा है 365, आर्टिकल 365 जब आप पढ़ेंगे तो ये कहता है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है स्टेट्स को और स्टेट्स फेल्स टू कंप्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द सेंटर, स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट ये डायरेक्शन दे रही है और स्टेट फेल कर जाते हैं इन डायरेक्शंस को इफेक्ट देने में, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन, जेन्युइन रीजन हो सकता है, 100%, डजंट मैटर, if a state fails to comply with or to give effect to directions given by the center, because article 365 says कि it would be lawful for the president to assume that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution, यानी अब प्रेसिडेंट के लिए ये अज्यूम कर लेना एकदम जरूरी हो गया, ये लॉफुल है, प्रेसिडेंट अगर मान ले कि अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि स्टेट्स में स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती है, ये लॉफुल अजम्पशन होगा प्रेसिडेंट का, एंड यहाँ फिर 356 है। सो ये डायरेक्शंस, ये जो 365 सेंट्रल गवर्नमेंट, 365 इज द कॉज, 365 इज द कॉज एंड 356 इज इफेक्ट।
365 is cause and 356 is, what is 356? Precedent rule. 356 is effect. क्लियर है ये? ओके, क्लियर है? मैं ऐसे पूछ रही हूँ जैसे मेरे स्टूडेंट सामने बैठे हैं। ओके, समझ में आया? ओके, सो ये पूरा सिनारियो है, ये जनरल बातें। अब यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा गया है, दीज आर जनरल थिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डायरेक्शन दे सकती है और स्टेट्स को मानना पड़ेगा। अब हम चलते हैं, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस भी दिए हैं, कुछ एरियाज स्पेसिफाई कर दिए हैं कि यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस देगी ही देगी। तो वो चार एरियाज हैं, आपको जानना जरूरी है। ये व्हाइट क्या हो रहा है? हर जगह हो रहा है बोर्ड, ऐसा क्यों है? यहाँ भी है, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ भी है, देखिए। ओके, सो अब हम आते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जनरल अरेंजमेंट करने के बाद कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट किए हैं, स्पेसिफिक एरियाज बताए हैं कि इन एरियाज में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी ही देगी, देना ही देना है। 4 एरियाज हैं, उनको देखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर्स डायरेक्शंस टू द स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन स्टेट्स को। 4 एरियाज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि जो पहले अभी हमने पढ़ा कि ये जो जनरल डायरेक्शंस है, जनरल ऑब्लिगेशंस है, इनके अलावा 4 स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। 4 स्पेसिफिक डायरेक्शन दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को। पहला है फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द स्टेट। पहला क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, means of communication in the state, इनका कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। क्लियर है ये? दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज, प्रोटेक्शन ऑफ railways in that particular state. तीसरा, instruction to the children belonging to minorities for their primary education. माइनॉरिटी चिल्ड्रेन को उनका जो प्राइमरी एजुकेशन है उनके मदर टंग में हो। माइनॉरिटी चिल्ड्रेन को प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग। एंड फोर्थ, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कोई भी स्कीम अगर ड्रॉ किया जा रहा है वेलफेयर का इसमें, तो ये 4 एरियाज है, ये 4 एरियाज हैं। पहला है कि स्टेट में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए या फिर मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए डिक्लेयर किए गए हैं, उनका कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। दूसरा है रेलवेज का प्रोटेक्शन उस स्टेट में। तीसरा कि उस स्टेट में जो माइनॉरिटी चिल्ड्रन है उनका प्राइमरी एजुकेशन उनके मदर टंग में हो। एंड चौथा, उस स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अगर कोई स्कीम ड्रॉ किया जा रहा है। तो इन चारों एरियाज में ये स्पेसिफिक एरियाज है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकती है। और ये डायरेक्शन सिंपल नहीं है, ये डायरेक्शन एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन है। क्लियर है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है कि आप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करिए,
सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है कि रेलवेज को प्रोटेक्ट करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि आपके स्टेट में जो माइनॉरिटी चिल्ड्रन है उनको मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन दीजिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है कि अच्छा आपके स्टेट में जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके वेलफेयर के लिए आप जो स्कीम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा। ये चारों एरियाज में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव डायरेक्शंस। एंड अगेन ये डायरेक्शंस कैसे होंगे, ये डायरेक्शन आम नहीं है, ये डायरेक्शन खास है। ये डायरेक्शन, these directions are coercive in nature। coercive in nature कैसे? These are protected under article 365 and article 365 क्या कहता है? These are coming from article 365 एंड अगर इन चारों डायरेक्शंस, इन चारों एरियाज में किसी में भी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस देता है स्टेट्स को एंड स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है, आर्टिकल 365 सेज दैट व्हेनेवर अ स्टेट गवर्नमेंट फेल्स, व्हेनेवर स्टेट गवर्नमेंट fails to comply with or to give effect to any of the directions given by the center, then it would be lawful for the president to assume that situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution। एक ऐसा सिचुएशन अराइज हो गया है जहां पे अब स्टेट की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो नहीं चल सकती और यहाँ पे आर्टिकल 356 would be imposed in the states। So article 365 is the cause, 356 is the result। and again इन चारों ये स्पेसिफिक ग्राउंड्स है जहां पे सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन इनको मेंशन किया हुआ है कि इनमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस देगी। डायरेक्शंस कोएर्सिव है, अगर कोएर्सिव मतलब कि ये प्रोटेक्टेड है 365 के अंदर। अगर स्टेट गवर्नमेंट इन डायरेक्शंस को नहीं मानती है, भले ही स्टेट्स के पास हजारों कारण हो एंड सारे के सारे जायज कारण हो, अगर स्टेट्स नहीं मानती इन डायरेक्शंस को, देन प्रेसिडेंट को ये अलाउ किया गया है कि वो लॉफुली अज्यूम कर सकते हैं, वो मान लेंगे अपने मन से कि अब स्टेट्स की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो नहीं चलने वाली है, 356 लग जाएगा। सो दिस, ये क्लियर है आपको? सो ये पूरा है हमारा सेंटर्स डायरेक्शंस टू द स्टेट्स। वो पे क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ लीजिए, सुन लीजिएगा। और यस इसके बाद अपना टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा एंड कोई भी डाउट हो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन। चलिए वहां चलते हैं। जब मैं मिटा क्यों रही हूँ, मैं नए पेजेस ले सकती हूँ ना। Okay, so let's go to mutual delegation of function, and when we are talking about function we will be talking about executive function, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस डील कर रहे हैं, हम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव रिलेशन डील कर चुके हैं। तो नाउ कम टू इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं। अरे यार ठंड में हाथी काम नहीं कर। म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, एग्जीक्यूटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस पे बेस्ड है? लेजिस्लेटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है।
सो हमारा जो एग्जीक्यूटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे बेस्ड है? सिमिलर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। लेकिन अगर हम देखें लेजिस्लेटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर तो बहुत रिजिड देखने को मिलता है। लेजिस्लेटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के नेचर को देखें तो रिजिड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। कैसे रिजिड डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई यूनियन लिस्ट में रिजिड है, लेकिन कैसे, सवाल आना चाहिए। दो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देती हूँ। कुछ भी हो जाए, धरती अपने एक्सिस से उल्टा घूमने लग जाए, कुछ भी हो जाए, इफ एनीथिंग हैपेंस इन एनी सिनेरियो, यूनियन लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट को स्टेट्स को डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट नहीं आके कह सकती है कि देखिए ऐसा है कि यूनियन लिस्ट का जो सब्जेक्ट एक्स है उस पे स्टेट लेजिस्लेचर को कि आप लॉ बना दीजिए। पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। सो यूनियन लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट स्टेट लेजिस्लेचर को डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली स्टेट लिस्ट के किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के लिए, स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के लिए एटलीस्ट 2 स्टेट्स को रिजोल्यूशन पास करना होगा, तब जाके वो लॉ बनेगा एंड वो एप्लीकेबल उन्हीं स्टेट्स में होगा। बाकी भी हमने सिचुएशन देखा, बट वो टेम्पररी है, जब तक उनका एक टाइम पीरियड है, उसके बाद वो लैप्स कर जाते हैं। यहाँ पे हम परमानेंट लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर स्टेट लिस्ट के भी किसी सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट को लॉ बनाना है तो एक कोई स्टेट उठ के नहीं कर सकती कि जनाब ऐसा कीजिए कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाई पे आप लॉ बना दीजिए, स्टेट लिस्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाई पे लॉ बना दीजिए, हम इनकैपेबल है, नहीं होगा। एटलीस्ट 2 स्टेट लेजिस्लेचर जब रिजोल्यूशन पास करेगी तभी यहाँ पे डेलीगेशन हो सकता है, तभी पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगा। सो दिस इज रिजिड डिस्ट्रीब्यूशन। यूनियन लिस्ट मतलब पार्लियामेंट तो कभी स्टेट लेजिस्लेचर को डेलीगेट कर ही नहीं सकती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर को भी अगर डेलीगेट करना है तो एटलीस्ट 2 स्टेट लेजिस्लेचर्स को आगे आकर के रिजोल्यूशन या फिर रिक्वेस्ट करना होगा। तो दिस इज रिजिड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब एग्जीक्यूटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो कहा गया कि जिस तरह से लेजिस्लेटिव पावर रिजिड है, का डिस्ट्रीब्यूशन रिजिड है, अगर हम उसी तरह से एग्जीक्यूटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को भी रिजिड कर दें, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट कभी भी अपना एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट्स को डेलीगेट ना कर सके, या फिर स्टेट्स कभी भी अपना एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन को डेलीगेट ना कर सके, तो ये रिजिड डिस्ट्रीब्यूशन अगर इस तरह से होगा तो ये हमारे गवर्नेंस के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। और अगर ये सेम रिजिड डिस्ट्रीब्यूशन हम एग्जीक्यूटिव पावर में लाएं तो यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में डेडलॉक का सिचुएशन आ सकता है। जिस तरह से हमने लेजिस्लेटिव पावर का रिजिड डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, अगर उसी तरह से हम एग्जीक्यूटिव पावर के भी डिस्ट्रीब्यूशन को रिजिड रख दें तो डेडलॉक का सिचुएशन आ सकता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्कीम डिजाइन किया जिसको कहा गया म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इसको और भी नाम है या म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन, या फिर इसको इंटर गवर्नमेंटल डेलीगेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर गवर्नमेंटल डेलीगेशन ऑफ व्हाट? एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव पावर। अब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या अरेंजमेंट किया है, इतना में होगा नहीं, मेरे को और स्पेस चाहिए होगा, कोई बात नहीं। अब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या, म्यूचुअल डेलीगेशन या फिर इंटर गवर्नमेंटल डेलीगेशन, यानी इंटर गवर्नमेंटल, स्टेट्स सेंटर को डेलीगेट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को डेलीगेट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर ये ऐसा डिजाइन किया गया है, लेजिस्लेटिव पावर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी है। देखते हैं अब इसमें दो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, एक यूनियन गवर्नमेंट के लिए, एक स्टेट्स के लिए, दोनों हम पढ़ेंगे। यूनियन गवर्नमेंट के लिए कहा गया है कि प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट,
प्रेसिडेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेंगे, इजाजत लेंगे, एंड अगर स्टेट गवर्नमेंट गिव्स consent to the president, president can delegate any of the functions of union government to the state government. Clear है ये? President will ask consent to the states, and अगर state government agree होती है तो president किसी भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन को स्टेट्स को डेलीगेट कर सकते हैं. सेम गोज फॉर स्टेट्स ऑल्सो. हियर गवर्नर ऑफ द स्टेट will ask consent from union government. Governor of the state will ask consent from union government, और अगर यूनियन गवर्नमेंट कंसेंट देती है या फिर एग्री होती है तो गवर्नर विल डेलीगेट एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू द यूनियन गवर्नमेंट. गवर्नर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन को डेलीगेट कर देगी यूनियन गवर्नमेंट को कि जी जनाब आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इस लॉ को आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए. सिंपल. एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब क्या? एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन. स्टेट सेंट्रल के केस में प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेंगे. अगर स्टेट्स कंसेंट देती है देन प्रेसिडेंट डेलीगेट कर देंगे किसी भी लॉ का, किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टेट्स को कि ठीक है ये हमारा प्रोग्राम है बट आप देख लीजिए. सिमिलरली इन केस ऑफ स्टेट्स गवर्नर विल आस्क फॉर परमिशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट एग्री होती है, कंसेंट देती है तो गवर्नर विल डेलीगेट एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट टू द सेंटर कि ठीक है स्टेट का ये प्रोग्राम है, पॉलिसी है, लॉ है, लेकिन इम्प्लीमेंट आप यूनियन गवर्नमेंट करेगी. सो दिस स्कीम ऑफ थिंग इज कॉल्ड डेलीगेशन बाय एग्रीमेंट. इसको क्या कहते हैं? डेलीगेशन बाय. ये जो अरेंजमेंट है इसको कहते हैं डेलीगेशन बाय एग्रीमेंट. अब ये तो दोनों के लिए बराबरी हो गई. एक्सेप्शन कहाँ है? हमने कहा कि हर फील्ड में हमेशा देखेंगे कि एक ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट करेगी स्टेट्स को भी एग्जीक्यूटिव पावर पे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्शन तो क्रिएट करना होगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि हम एक्सेप्शन करेंगे एंड एक्सेप्शन है डेलीगेशन बाय लेजिस्लेशन. डेलीगेशन बाय लेजिस्लेशन. और इसमें क्या होगा कि हम यहाँ जो कंसेंट ले रहे थे वो कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं होगी, फोर्स्ड होगा. स्टेट्स के पूछने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन इस केस में ध्यान रखेंगे, इस केस में प्रेसिडेंट डेलीगेट नहीं करेंगे. डेलीगेशन बाय लेजिस्लेशन में प्रेसिडेंट डेलीगेट नहीं करेंगे. हियर डेलीगेशन विल बी कंडक्टेड बाय पार्लियामेंट. प्लीज याद रखेंगे पार्लियामेंट will make law, through law delegate executive function to the states. और यहाँ पे स्टेट्स के पास ऑप्शन नहीं है ना कहने की, ना ही स्टेट्स से पूछा जाएगा और ना ही स्टेट्स के पास ना कहने की ऑप्शन है. ध्यान देंगे दो तरह का डेलीगेशन है, इंटर गवर्नमेंटल डेलीगेशन या फिर म्यूचुअल डेलीगेशन. डेलीगेशन बाय एग्रीमेंट एंड डेलीगेशन बाय लेजिस्लेशन. एग्रीमेंट में आप स्टेट्स से कंसेंट लेते हैं, प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को करते हैं डेलीगेशन, गवर्नर यूनियन गवर्नमेंट को. यहाँ पे दोनों के पास ऑप्शन है. क्लियर है? लेकिन एक ऐसा भी सिचुएशन है जहां पे फोर्स्ड है, स्टेट्स के कंसेंसस की बात ही नहीं है, लेकिन वहां पे डेलीगेशन कौन करेगा? याद रखेंगे यहाँ पे प्रेसिडेंट है, यहाँ पे पार्लियामेंट है. पार्लियामेंट अगर कोई लॉ पास करती है और बोल देती है कि इस लॉ का एग्जीक्यूशन स्टेट्स करेगी तो करेगी, कुछ नहीं हो सकता. सो दिस इज कॉल्ड थ्रू लेजिस्लेशन. दिस इज फोर्स. कोई कंसेंसस, कोई एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं है. क्या ये सिमिलर अरेंजमेंट स्टेट्स के पास अवेलेबल है कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना दे और कह दे कि इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन पार्लियामेंट करे, यूनियन गवर्नमेंट करेगी? ऐसा नहीं है. ये जो अरेंजमेंट है ये सिर्फ सेंटर के पास है, ये स्टेट्स के लिए अवेलेबल नहीं है. तो स्टेट्स सिर्फ एग्रीमेंट के थ्रू डेलीगेशन कर सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट प्लस लेजिस्लेशन दोनों के थ्रू डेलीगेशन कर सकती है. एंड दिस स्कीम ऑफ थिंग इज कॉल्ड म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन या फिर इंटर गवर्नमेंटल
डेलीगेशन। होप आपको ये क्लियर हो, समझ में आया? ओके इसके बाद सब कुछ केक वाक है, अब कुछ बचा नहीं है। ये तीन जो हमने पिलर्स पढ़ा, पहला जनरल ऑब्लिगेशन, दूसरा स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन 365, 356 एंड फिर म्यूचुअल डेलीगेशन। अगर इतना समझ में आ गया तो आप पीटी आराम से पास करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। अब इसका रिलेवेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ, इसको मिटाते नहीं है यार। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो अब हम वैसे प्रोविजंस देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्जीक्यूटिव डोमेन में सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंश्योर हो सके, इस पर्पस के साथ उन प्रोविजंस को इनेक्ट किया है। कौन कौन से हैं? टॉपिक है हमारा कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जो सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन इंश्योर करने के लिए बनाए गए उनको डिस्कस कर रहे हैं। अभी इनका हम सिर्फ रेफरेंस लेंगे क्योंकि यहाँ पे इनका सिर्फ रेफरेंशियल वैल्यू है। नेक्स्ट चैप्टर जब हम इंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर जिस तरह से हम इनको एक एक आर्टिकल को रेफरेंस के तौर पे देख रहे हैं, वहां पे एक एक आर्टिकल पर हम बिल्कुल डिटेल में एक एक चैप्टर को स्टडी करेंगे। सो पहला है अंडर आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट डील्स विथ adjudication of what? Adjudication of disputes arising from use, distribution and control of what? Of interstate river valleys। आर्टिकल 262 के अंदर किसी भी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली के वाटर के यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल से जो भी डिस्प्यूट अराइज होता है उसके एडजुडिकेशन यानी उस समस्या के समाधान का प्रोविजन किया गया है। एंड कहा गया है कि अंडर आर्टिकल 262 सेज दैट ये एडजुडिकेशन कैसे होगा? पार्लियामेंट बाय लॉ will provide for the adjudication of disputes arising from the use, distribution and control of waters of interstate river and river valleys। interstate river and river valleys के use, distribution और control से related कोई भी dispute arise होता है तो उस dispute का adjudication का कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी लॉ बना के। एंड पार्लियामेंट ने इस लॉ के, इस पावर के एक्सरसाइज में इश्वदा बनाया है जो हम अगले क्लास में देखेंगे। अब यहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम इंटर स्टेट डिस्प्यूट फेडरल डिस्प्यूट है और फेडरल डिस्प्यूट में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ले आऊं, फेडरल डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल मतलब एट फर्स्ट इंस्टेंस कोई भी दिक्कत हो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक्सक्लूसिव मतलब सुप्रीम कोर्ट के अलावा इस मैटर को कोई डील ही नहीं कर सकती फेडरल डिस्प्यूट को। ओरिजिनल मतलब एट फर्स्ट इंस्टेंस कोई भी इशू हुआ आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कहीं नहीं जाना है, किसी कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाने। एक्सक्लूसिव मतलब ओनली एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट विल एंटरटेन सच डिस्प्यूट्स। इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट फेडरल डिस्प्यूट है। ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि पार्लियामेंट बनाएगी और पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, तो ये एक एक्सेप्शन है, हम पढ़ेंगे जब इंटरस्टेट रिलेशंस पढ़ेंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अदरवाइज याद रखेंगे कि फेडरल डिस्प्यूट्स में सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। अब आपको ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव का मतलब पता है। दूसरा कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर स्टेट्स। दूसरा है आर्टिकल
263 of the Constitution. Article 263 of the Constitution, and it talks about interstate council. Interstate council to be constituted by president. कौन बनाएगा? President. And क्यों बनाएंगे प्रेसिडेंट? ताकि ये काउंसिल सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में म्यूचुअल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स को खोजे, म्यूचुअल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करें एंड उस पर डिस्कस करें। देखिए, आपके और मेरे बीच कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन कब होगा? जब मेरा और आपका इंटरेस्ट कन्वर्ज करेगा। तो इंटरस्टेट काउंसिल का प्रोविजन बनाया गया कि भाई इनका काम ही यही रहेगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में म्यूचुअल इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करे। जितना ज्यादा म्यूचुअल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स निकालेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, उतना ज्यादा ये इनका कोऑपरेशन इंश्योर हो सकेगा। और ये इंटरस्टेट काउंसिल प्रेसिडेंट ने 1990 में एस्टेब्लिश की थी। ये हम डिटेल में अगले चैप्टर में इंटरस्टेट रिलेशंस में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए जानना है। तीसरा है आपका आर्टिकल 261। आर्टिकल 261 कहता है, टॉक्स अबाउट फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज। क्या कहता है? फुल फेथ एंड क्रेडिट। Article 261 says that full faith and credit is to be given throughout the territory of India to the Public Act, records and judicial proceedings of both center and state government. सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो भी पब्लिक एक्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, उनको थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या करना है? फुल फेथ एंड क्रेडिट देना है। एक स्टेट की जुडिशियल प्रोसीडिंग को दूसरे एक स्टेट में निगेट नहीं कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जुडिशियल प्रोसीडिंग को किसी पार्टिकुलर स्टेट में निगेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ये 261 कहता है। डिटेल में इंटरस्टेट रिलेशंस में पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें सिर्फ रेफरेंस जानना है। 261 talks about full faith and credit. Full faith and credit is to be given to the public acts, records and judicial proceedings of both central government and states government throughout the territory of India. Clear है ये? चौथा है, जब हम इंटरस्टेट रिलेशंस पढ़ेंगे वहां पे हम ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक ये आर्टिकल 307 है, मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ इसलिए यहाँ पे आर्टिकल को रेफरेंस नहीं ले रही हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि जो इंटर स्टेट फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने 301 से लेकर 307 तक कुछ प्रोविजंस बनाए हैं जहां पे उन्होंने फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की है कि अलग स्टेट्स में ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे फ्री हो सके, अनरिस्ट्रिक्टेड हो सके, एंड पार्लियामेंट के पावर की बात की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन दिया था कि पार्लियामेंट एक अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, पार्लियामेंट एक अथॉरिटी अपॉइंट करेगी जो कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उनके इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी कर सके। क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशन ने सर्टेन आर्टिकल्स में, आई थिंक 301 to 307, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन दिया था, कहा था कि पार्लियामेंट टाइम आने पे एक अथॉरिटी अपॉइंट करेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है ये इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड, उसको किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है वो देखेगी। तो ये चौथा प्रोविजन है। हालांकि अभी तक पार्लियामेंट ने ऐसी कोई अथॉरिटी अपॉइंट नहीं की है। तो ये 4 प्रोविजंस हैं जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को इंश्योर कर सकते हैं। अभी आपके पीटी में भी आ सकते हैं और आपके मेंस में भी आ सकते हैं। जब टेस्ट सीरीज में पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट डील्स विद दैट इंश्योर कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, स्टूडेंट्स
263 से स्टार्ट करते हैं, मुश्किल से 262 तक पहुंचते हैं। ये 261 और फोर्थ तो ये दो तो कभी हो ही नहीं पाता है उनके कॉपीज में। वो सीधा पहुंचते हैं जोनल काउंसिल पे, और जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्वेश्चन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सो ये आपके पीटी में तो काम आएगा ही, आपके मेंस में काम आएगा। ये चारों जो भी हमने डिस्कस किया, अगर आपसे सवाल पूछा जाता आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? ये चार प्रोविजंस हैं जो आपके सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन इंश्योर करते हैं। इसके बाद है ऑल इंडिया सर्विस। देखिए अब जो भी है बहुत ही हम इसको सुपरफिशियली स्कीम करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सर्विस। देखिए ऑल इंडिया सर्विस में कुछ चीजें बेसिक आपको जानने की जरूरत है कि सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑल इंडिया सर्विसेज आर यूनिटरी फीचर, दे आर अगेंस्ट फेडरेशन। फर्स्टली अगेंस्ट फेडरेशन। फिर भी ये क्यों है हम देखेंगे। इनका कंट्रोल देखिएगा, अगर कंट्रोल की बात करें तो इनका कंट्रोल ज्वाइंट होता है, सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं। इमीडिएट कंट्रोल जो होता है सेंटर के पास है, आपकी ट्रांसफर कर सकते। इमीडिएट कंट्रोल स्टेट्स के पास है, स्टेट्स आपकी ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल सेंट्रल के पास है, आपका रिमूवल सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। और यही डाइकोटोमी है जिसकी वजह से अगेंस्ट फेडरेशन है। ज्वाइंट कंट्रोल होता है बोथ सेंटर एंड स्टेट्स का। स्टेट्स के पास इमीडिएट कंट्रोल है, आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग स्टेट्स करती है। अल्टीमेट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ऑल इंडिया सर्विसेज का जो क्रिएशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो अगर आप आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो ये कहता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज टाइम टू टाइम क्रिएट की जा सकती है एज एंड व्हेन इट इज नेसेसरी। लेकिन कैसे? राज्यसभा रिजोल्यूशन पासिस करे। अगर राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करती है तो पार्लियामेंट ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करेगी। याद रखिएगा, हु कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज? पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा टू दैट इफेक्ट। क्लियर है ये? अभी हमारे पास करेंटली 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। पहला है IAS जो कि 1947 में, इस 1947 में ICS था, इंडियन सिविल सर्विसेज, इसको कन्वर्ट करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बनाया गया। एंड 1947 में ही इंडियन पुलिस था, उसको कन्वर्ट करके IPS बनाया गया। तो 2 ऑल इंडिया सर्विसेज तो हमारा 1947 में ही बन गया था। तीसरा ऑल इंडिया सर्विस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS, ये आपका 1966 में क्रिएट हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ राज्यसभा रेजोल्यूशन। क्लियर है ये? अब हम इतना आपको इंफॉर्मेशन जानने की आवश्यकता है। अब वापस चलते हैं। हमने कहा कि ऑल इंडिया सर्विसेज आर अगेंस्ट द फेडरेशन। देन अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेनिंग कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अल्टीमेट कंट्रोल किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। सर्विस कहाँ दे रहे हैं? स्टेट्स की, अगेंस्ट फेडरेशन। लेकिन फिर भी हमने क्यों रखा है? 3 पर्पस है यहाँ पे। पहला है कि ऑल इंडिया सर्विसेज दे हेल्प इन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, हाई स्टैंडर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑल इंडिया सर्विसेज हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करती है एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरा, दे हेल्प इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे हेल्प इन मेंटेनिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन between center and states. So these are the reasons. हमने सबसे पहले कहा कि ऑल इंडिया सर्विसेज दे आर अगेंस्ट फेडरेशन, कारण भी बताया।
अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, अल्टीमेट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्विस कहाँ दे रहे हैं स्टेट्स में, बट व्हाई दे आर केप्ट इफ दे आर अगेंस्ट फेडरेशन, क्यों रखा गया है? ये 3 कारण आपको पता होना चाहिए। दैट दे हेल्प इन मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड तीसरा कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। एंड ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए आपको इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा कहानी जानने की आवश्यकता नहीं। पब्लिक सर्विस कमीशन, जब हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ेंगे वहाँ पे इसको पढ़ना है। एक नेक्स्ट टॉपिक है आपकी इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। कुछ नहीं है इसमें, पिछले क्लास में अगर पिछले 3 क्लासेस को आपने फॉलो किया है तो वहाँ पे आपने सारा कुछ पढ़ लिया होगा। बस हम इसको अगेन यहाँ पे थोड़ा सा रिफरेंस के लिए ले लेते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम? अब तो आपके जुबान पे होना चाहिए कि क्या होता है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। देखिए हमारे पास डुअल पॉलिटी है। डुअल पॉलिटी माने फेडरल गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट्स। लेकिन जब जुडिशरी की बात करती है तो हमारी जुडिशरी क्या है? वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमने दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो लिए बाकी फेडरेशन की तरह, लेकिन हमने जुडिशरी डिवाइड नहीं किया। हमने एक जुडिशरी, सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी रखा है, सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, हाई कोर्ट्स इसके नीचे आते हैं, एंड ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स ये दोनों सेंट्रल लॉ एंड स्टेट्स के लॉ के इन्फोर्समेंट को देखती है। क्लियर है ये? एंड हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हमारा यूनिटरी फीचर है, या हमने पढ़ा था, अब पढ़ लेंगे क्लास में जाके। इसके अलावा यहाँ पे क्या देखना है आपके? हाई कोर्ट के जजेस का, जो आपके यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है तो बता देती हूँ। हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। ओके, अपॉइंटमेंट, यस, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन इन कंसल्टेशन विथ, इस प्लस का मतलब है इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर, ये भी इसका मतलब है इन कंसल्टेशन विथ गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के जजेस का कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, एंड रिमूवल भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ये याद होना चाहिए, और तो कुछ मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे है। अगेन पार्लियामेंट जो है कॉमन हाई कोर्ट से स्टैब्लिश कर सकती है, यानी एक ही हाई कोर्ट को 2 या मोर स्टेट्स के लिए डिक्लेयर कर दे लॉ बना के। ये सारी चीजें जब हम जुडिशरी में देखेंगे तब देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है जहाँ जो वहाँ पे हम छोड़ने वाले हैं, ये बस ऐसे ही है। नेक्स्ट है आपका रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये आपको अच्छे से पता है, आपने इमरजेंसी अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से सब कुछ पता चल गया अगर आपने पीछे के क्लासेस फॉलो किए हैं। इमरजेंसी के ड्यूरिंग क्या रिलेशन होता है? पहला है आपका नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के अंदर। तो आर्टिकल 352 के अंदर हमने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल पावरफुल हो जाती है, स्टेट्स बिल्कुल चरण में झुक जाते हैं। लेमन के शब्दों में बोली तो सारी एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में चली जाती है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव एनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस, एनी डायरेक्शंस दे सकती है, जो हम डायरेक्शन 356 में बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव एनी डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कैसे होंगे? कोएर्सिव होंगे, एंड इनका पनिशमेंट क्या होगा? 356। ये कहाँ से आ रहे हैं? 365 से। क्लियर है? प्रेसिडेंट रूल 356, आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट रूल
प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, जितने भी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। स्टेट एग्जीक्यूटिव, पूरे स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंट के अंदर हो जाती है। स्टेट लेजिस्लेचर एक्टिव रहती है, याद रखेंगे आप। स्टेट एग्जीक्यूटिव, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। स्टेट लेजिस्लेचर एक्टिव रहती है, आपका पीटी क्वेश्चन है। एंड अगेन आर्टिकल 316 के अंदर यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी रखती है। यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड अदर फाइनेंशियल मैटर। फाइनेंशियल प्रोप्राइटी ऑब्जर्व कीजिए। एंड ये डायरेक्शंस अगेन ये कोएर्सिव होंगे। कोएर्सिव माने दे विल कम विथ पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 365। अगर स्टेट्स नहीं मानेगी तो उनको पनिश किया जाएगा विथ 356। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है ना कि आप अपना मनी बिल रिजर्व करिए, फाइनेंस बिल रिजर्व कीजिए, पैसे कम खर्चा कीजिए, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कीजिए। स्टेट्स नहीं मानेगी, ये डायरेक्शंस कोएर्सिव होते हैं। आपको पता है कोएर्सिव का क्या मतलब है। तो ये ब्रॉडली हम देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव रिलेशंस चेंज होते हैं। तो इमरजेंसी के दौरान इस तरह के कुछ रिलेशंस होते हैं। एक एक इमरजेंसी को बिल्कुल इमरजेंसी की तरह पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही है। इसके अलावा लास्ट में कुछ चीजें हैं और यहाँ से बताना चाहूंगी कि आपकी किताब को जब कहते हैं लोग कि दिस इज नॉट सफिशिएंट, यस दिस इज नॉट सफिशिएंट बट इट इज मोर देन नेसेसरी। आप अगर इसी को अच्छे से कर लें, मोर देन 80% क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व। कैसे? आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है अदर प्रोविजन अंडर एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर और एग्जीक्यूटिव रिलेशंस। अब यहीं पे कहता है, यहीं पे आर्टिकल 355 को डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 355 को डिस्कस किया गया है ना। कहती है यहाँ पे, कहती है आपकी किताब की आर्टिकल 355 दो ड्यूटीज इंपोज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। आर्टिकल 355 के अंदर दो ड्यूटीज हैं सेंट्रल, किस पे? सेंटर पे। कौन सी? पहली है टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। स्टेट्स को एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करना। एंड दूसरा टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट इज कैरीड ऑन विथ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट में गवर्नमेंट चले, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताइए, मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, लास्ट ही है, आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहती हूँ, ये 2025 का पीटी क्वेश्चन है या नहीं है? 2025 में ये सवाल पूछा था कि 355 के अंदर कौन कौन से ड्यूटीज दिए हुए हैं, कौन कौन से ड्यूटीज है सेंटर पे, ये आपका सवाल है। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को ही इज्जत से पढ़ लें, एक किताब को इज्जत से पढ़ लें, प्यार से पढ़ लें, डिवोटेड होके पढ़ लें, तो ये सवाल नहीं बन सकता है, क्लियरली लिखा हुआ। इसके लिए आपको बेयर एक्ट भी जानने की जरूरत नहीं, हालांकि हम यहाँ पे बेयर एक्ट भी करेंगे। तो जो ये इल्यूजन क्रिएट किया जाता है ना कि लक्ष्मीकांत इज नॉट इनफ, ठीक है 100% नहीं हो सकता, बट 80% कोई नहीं लेके जाएगा आपका। और अगर आप 80% रेडी कर लेते हैं तो इसी नॉलेज के बेसिस पे आप 100% पहुंच सकते हैं। पहले आप इसको तो करिए, क्योंकि ये किताब आपका बिल्कुल बेयर एक्ट को आपके हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से, बेयर एक्ट में जो नटसेल में हो सकता था उसको सिंप्लीफाई करके किया गया। डीडी बासु पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक एकेडमिक्स किताब है। आपको 500 कोर्ट लॉज और केसेस जानने की आवश्यकता नहीं। यू नीड टू रीड कॉन्स्टिट्यूशन, और आप शुरुआत यहाँ से करिए और अंत भी आप यहीं करेंगे। सो ये आपका पीटी क्वेश्चन है। आर्टिकल 355 के अंदर दो ड्यूटीज है। पहला है कि इंश्योर करे स्टेट्स को प्रोटेक्ट करना कि एक्सटर्नल एग्रेशन ना हो,
किसी स्टेट पे पाकिस्तान, चाइना या बांग्लादेश कोई भी हमला ना कर दे। दूसरा, इंटरनल डिस्टरबेंस ना हो स्टेट के अंदर, अगर हो रही है तो उससे भी प्रोटेक्ट करना है स्टेट को, पहली ड्यूटी है। एंड दूसरा है कि ये इंश्योर करना कि हर स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग चल रही है। और ये जो दूसरी ड्यूटी है, ये दूसरी ड्यूटी है, इसी को फुलफिल करने के लिए जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि अब उस स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं चल रही है, whenever the president feels that the government of the state is now not carried on in accordance with the provisions of the constitution, तो इस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए 356 लगता है, यानी प्रेसिडेंट रूल लगता है। अब समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंट रूल ऐसे हवा में नहीं लगता। 356 का ओरिजिन 355 में दिया हुआ, ये ड्यूटी है, और उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए 356 क्या है? रिजल्ट है, एक्शन है। 356 एक्शन है, 355 उसका कॉज है। कहा गया है कि भाई स्टेट में जब आपको लगे, और ये बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट के ऊपर दिया गया कि व्हेनेवर ये गवर्नमेंट ये इंश्योर करना कि गवर्नमेंट स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है ना, ये ड्यूटी है। लेकिन ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? ये यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रेसिडेंट के ऊपर दी गई है। प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि इस स्टेट में गवर्नमेंट करेक्ट नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है, 356 लगेगा। तो यहाँ पे इतना डिस्कशन लेने का यही मतलब है, अपने सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट दीजिए। और क्या है? सेकेंड है, दूसरा है अदर प्रोविजन में अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। देखिए ये ऐसे ही बेकार में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये इसका टर्म फिक्स नहीं है, ऑफिस में कब तक रहेगा, टिल द प्रेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। एंड लास्टली स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका रिमूवल कौन करता है? अपॉइंटमेंट कोई भी कर ले, रिमूवल प्रेसिडेंट ही करेगा, ये याद रखिएगा। तो ये सब तो बस रेफरेंशियल वैल्यू है। एक एक टॉपिक 355, 356, 352 टू 360, एक एक आर्टिकल को हम निचोड़ में देखेंगे जब इमरजेंसी पढ़ेंगे, गवर्नर को जब देखेंगे तब गवर्नर में देखेंगे। तो ये सब बस ऐसा ही है, मोस्ट ये बस आपके रेफरेंस में दिया हुआ है तो हमने देख लिया। यहाँ पे आपका सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस में जो हमने कहा कि हमारे पास लेजिस्लेटिव रिलेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है एंड फाइनेंशियल रिलेशन है। हमने लेजिस्लेटिव रिलेशन प्रीवियस क्लास में कर लिया था। यहाँ पे आके आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन फिनिश हो जाता है। फाइनेंशियल रिलेशन में बहुत सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ना है, वो आपके बहुत ही रिफरेंशियल वैल्यू की तरह देखना है। अगेन 280 का रेफरेंस है, फाइनेंस कमीशन, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो जो चीज़ें पढ़नी है वो बहुत बेसिक है, टेक्निकलिटीज बहुत है, उसमें नहीं जाना है। ये एरिया इंपॉर्टेंट था। फाइनेंशियल रिलेशन आपका नेक्स्ट क्लास में होगा, जो कि नेक्स्ट क्लास आपका थर्सडे को होगा। आई थिंक थर्सडे 1 जन है, तो हम शुरू करेंगे 1 जन से। आपका 1 जन को आपका क्लास लेंगे सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, एंड ये उस दिन आपका फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन विल मूव ऑन टू इंटरस्टेट रिलेशन। इंटरस्टेट रिलेशन लंबा जाएगा, बट इंटरस्टेट रिलेशन को हम एक ही क्लास में, सिंगल क्लास में कोशिश करेंगे कि फिनिश कर दें। दिस इज इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।